नमस्कार। नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम मेडिटेट फॉर वेलनेस यूट्यूब चैनल पर जो श्रृंखला चल रही है बाबा जी यूनिफाइड 2025 जी हाँ। उसके एक बहुत अहम पड़ाव पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये पूरी चर्चा, जैसा कि आप जानते होंगे, लेखक रॉजर लैम्फियर की किताब यूनिफाइड अ कोर्स ऑन ट्रूथ पर आधारित है। हाँ। और आज हम सीधे अध्याय 25 पर आ गए हैं। शीर्षक है यूनिफाइड प्रोग्राम का समापन, और साथ ही उन बातों पर भी गौर करेंगे जो सत्रों के दौरान, मतलब सेशंस में निकल कर आईं। सही कहा। ये समापन भी है और नहीं भी, एक तरह से। हाँ, वही मैं कहने वाली थी। सुनने में लगता है समापन, वही प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन किताब कहती है ये तो शुरुआत है। ये बात थोड़ी सोचने वाली है। एक लंबी यात्रा पूरी हुई है, मिलीजुली भावनाएं भी हैं, खुशी भी है कि यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस आखिरी अध्याय का नाम वही है जो पहले अध्याय का था, एकीकृत, यानी यूनिफाइड। ओ अच्छा। हाँ। फर्क ये है कि तब हमने इसे शायद एक विचार, एक थ्योरी की तरह समझा था, है ना? हाँ, एक कॉन्सेप्ट जैसा। हाँ, कॉन्सेप्ट। और अब इतने हफ्ते गुजर गए, हमने अभ्यास किया, अनुभव किए, तो अब हम इसे एक, कह सकते हैं, अनुभव के तौर पर देख रहे हैं। ये अध्याय उसी एकीकृत अवस्था का, जिसे हमने छुआ, उसका एक तरह से निचोड़ है, अनुभव पर आधारित। अच्छा, तो अध्याय शुरू होता है इस विचार से कि ये तो बस शुरुआत है। इसका मतलब क्या है फिर? इतनी मेहनत के बाद फिर शुरुआत? इसका मतलब है कि अब तक जो था वो एक तरह की तैयारी थी, नींव रखी जा रही थी। असली यात्रा तो अब शुरू होती है उस एकीकृत अवस्था में लगातार जीने की। अच्छा। जब हम पहली बार उसे महसूस करते हैं ना, वो अवस्था जहां कोई डर नहीं होता, बस एक गहरी शांति, सुरक्षा, खुशी, वो अनुभव बहुत पावरफुल होता है। लगता है बस सब मिल गया। हाँ, वो पहली झलक। लेकिन किताब हमें याद दिलाती है कि ये एहसास, ये खुशी एकदम से गायब भी हो सकती है। शुरू में ऐसा होता है ना? बिल्कुल होता है। कभी लगता है सब सही है, शांति है, और फिर अचानक धड़ाम से वही पुराने पैटर्न्स, गुस्सा, चिढ़, वो अकेलेपन का एहसास, वो सब वापस आ जाता है। हाँ, वो सिर उठाने लगते हैं वापस। और ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम निराश ना हों। शुरू के दिनों में ये ऊपर नीचे होना, ये उतार चढ़ाव बिल्कुल स्वाभाविक है। कभी हम उस ऊंची शांत अवस्था में होते हैं, कभी वापस अपनी पुरानी आदतों और विचारों में फिसल जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, और ये जरूर याद रखना है, कि धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो एकीकृत अवस्था ज्यादा देर टिकने लगती है, ज्यादा नेचुरल हो जाती है। तो मतलब कुंजी ये है कि अब हमारे पास वो टूल्स, वो औजार या तकनीकें हैं जिनसे हम जानबूझकर अपनी मर्जी से अपने उच्च स्व या हायर सेल्फ से जुड़ सकते हैं। ये उच्च स्व क्या भला है, आसान शब्दों में? देखिए, उच्च स्व आसान भाषा में कहें तो हमारे होने का वो हिस्सा है जो हमारी रोज की चिंताओं, डर, अहंकार, इन सब से परे है। वो हमेशा शांत है, प्रेम से भरा है, बुद्धिमान है, और ईश्वर से या उस परम शक्ति से जुड़ा हुआ है। अच्छा। वो हमारा असली रूप है। इन तकनीकों से हम उस असली रूप के साथ अपना कनेक्शन मजबूत करते हैं, बस। और यहीं पर शायद वो रोज अभ्यास वाली बात आती है। किताब कहती है निरंतर हर रोज इस्तेमाल करना इन तकनीकों का। क्यों इतना जोर है इस पर? क्योंकि यही रोज का अभ्यास, यही निरंतरता हमें उन गुणों का स्थायी अनुभव कराती है जो ईश्वर के गुण माने जाते हैं, जैसे प्रेम, प्रकाश, शांति, आनंद, प्रचुरता, ये सब। ये गुण कोई बाहर से नहीं आते, ये हमारे उच्च स्व के ही स्वाभाविक गुण हैं। रोज अभ्यास करने से हम इन गुणों को अपनी रोज की जिंदगी में उतार पाते हैं, उन्हें जी पाते हैं। ये वैसा ही है जैसे रोज कसरत करने से शरीर मजबूत होता है ना। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही रोज ये अभ्यास करने से हमारा अंदरूनी जुड़ाव गहरा होता जाता है। चलिए इन गुणों को थोड़ा करीब से देखते हैं, अनुभव के स्तर पर। जैसे प्रकाश और प्रेम। किताब कहती है तकनीकें अनुभव कराती हैं मैं प्रकाश हूँ। ये सुनने में बड़ा कवि जैसा लगता है। इसका असली मतलब क्या है? इसका सीधा अनुभव यह है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है जो दिखता है। हमारे अंदर एक ऊर्जा है, एक चमक है जिसकी कोई सीमा नहीं। ये एहसास हमें छोटा होने, बंधा होने की भावना से आजाद करता है। अच्छा, ऊर्जा। हाँ, और प्रेम सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक शक्ति है, एक फोर्स है जो हमारे जरिए बहती है। जब हम इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, हम उस प्रेम के बहाव को महसूस करते हैं, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। यही अपने असली स्वरूप, अपने स्व को महसूस करना है। और सत्राओं में भी कई लोगों ने ये शेयर किया था कि जब वो दूसरों को प्रेम भेजते हैं
तो कैसे वो लौटकर उनकी तरफ भी आता है। मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं रहती। बिल्कुल नहीं, ये अनुभव है। अच्छा, अगला जोड़ा है सत्य और बुद्धिमत्ता का। ये तकनीकें कहती हैं कि हमारे मन में सिर्फ सत्य और वो सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता, माने ऑल नोइंग इंटेलिजेंस, उससे जुड़े विचार आते हैं। इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? इसका सीधा असर हमारे फैसलों पर, हमारे कामों पर पड़ता है। हम अपने आप स्वाभाविक रूप से वही सोचने लगते हैं और करने लगते हैं जो हमारे और सबके लिए सही है। वो जो एक छोटी सोच होती है ना, बस मेरा फायदा हो जाए, मेरा काम बन जाए, हाँ। वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। हम समझने लगते हैं कि अरे सबका भला होगा तभी तो मेरा भी भला होगा। ये किताब में जिसे परफेक्ट राइट एक्शन कहा है, सही कर्म, उसकी ये नींव है। बिल्कुल। फिर आता है हमारा असीमित स्वभाव। ये तकनीकें हमें अनुभव कराती हैं कि हम जगह और समय की सीमाओं से परे हैं। मैं सर्वव्यापी हूं। अरे, इस सुनने में तो बहुत बड़ी बात लगती है। हाँ, लगती तो है, लेकिन इसका अनुभव बड़ा धीरे धीरे और निजी होता है। जैसे किसी खास जगह या चीज से हमारा जो बहुत ज्यादा मोह या अटैचमेंट होता है ना, वो कम होने लगता है। हम कहीं भी ज्यादा आराम से सहज महसूस करते हैं। और समय का दबाव, वो जो हमेशा भागते रहने की फीलिंग होती है, जल्दी करो, या फिर बस भूतकाल या भविष्य में अटके रहना, हाँ, वो रेस, वो कम होने लगती हैं। हम अभी में, इस पल में जीना सीखते हैं। सत्र में किसी ने मजाक में कहा था ना कि अब तो कप में क्या है वो भी पता चल जाता है। हाँ। हाँ, वो शायद इसी बड़ी हुई जागरूकता और जुड़े होने का एक हल्का फुल्का उदाहरण था। बिल्कुल सही पकड़ा। इसके बाद है पूर्णता और स्वास्थ्य। तकनीकें हमारी पूर्णता, माने परफेक्शन को सामने लाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होंगी। हाँ, वो तो होंगी। बिल्कुल। मतलब यह है कि हम अपने मूल स्वरूप में हमेशा पूरे हैं, परफेक्ट हैं। इस समझ का असर हमारी सेहत पर कैसे पड़ता है? जब हम अपनी अंदर की पूर्णता से जुड़ते हैं तो उसका असर हमारे शरीर पर भी दिखने लगता है। हम सेहत की तरफ बढ़ने लगते हैं, अपने शरीर का ज्यादा ध्यान रखते हैं, सही चीजें चुनते हैं, और सिर्फ अपना ही नहीं, हम दूसरों में भी उनकी अंदर की पूर्णता देखने लगते हैं, उनकी कमियों पर अटकने के बजाय। बहुत खूब। और शांति, ये तो शायद वो चीज है जिसकी तलाश में हर कोई है। ये तकनीकें शांति कैसे लाती हैं? पड़ती, वो हमारे अंदर से ही निकलती है, प्रकट होती है। ये वो शांति है जिसके लिए लोग कहते हैं ना कि सब कुछ छोड़ देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये शांति हमें कोमल, जेंटल बनाती है, लेकिन हमारी एक्टिव रहने की क्षमता, हमारी डायनामिज्म को कम नहीं करती। हम शांत रहते हुए भी जिंदगी में पूरी तरह शामिल रह सकते हैं। ये संतुलन महत्वपूर्ण है। फिर है समृद्धि, अबंडेंस। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी के हर पहलू में भरपूर होने का एहसास है। सेहत में, रिश्तों में, क्रिएटिविटी में, और हाँ, जरूरत के साधनों में भी। अच्छा। जब हम अपने उच्च स्व से जुड़ते हैं, हम अपनी बनाने की शक्ति, अपनी क्रिएटिव शक्ति को पहचानते हैं। हम समझते हैं कि हम अपने विचारों से अपनी सच्चाई रच सकते हैं। प्रकृति को देखिए ना। हाँ। वो कितनी समृद्ध है, कितनी उदार है, वो लुटाती है। हम भी उसी तरह ईश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति के तौर पर इस समृद्धि का आनंद ले सकते हैं और इसे बना सकते हैं। ये नजरिया बदल देता है। और आखिर में क्षमा और गैर आलोचना, मतलब फॉरगिवनेस एंड नॉन जजमेंट। ये शायद सबसे मुश्किल लगते हैं। इन्हें जीना कैसे मुमकिन होता है? ये तब मुमकिन होता है जब हम गहराई से ये बात समझ जाते हैं कि हर कोई अपने अनुभवों का खुद जिम्मेदार है। जो हमें दूसरों की गलतियां या पाप लगते हैं ना, वो असल में सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, सुधारने लायक भूलें हैं। और कोई भी भूल इतनी बड़ी नहीं होती कि किसी के असली स्वभाव, जो कि प्रेम और प्रकाश है, को बदल दे। अच्छा। जब ये समझ गहरी होती है तो आलोचना अपने आप कम हो जाती है और क्षमा करना आसान हो जाता है। क्षमा का मतलब ये नहीं कि किसी की गलती को सही मान लिया, बल्कि अपने मन से उस बोझ को उतार दिया। ये बहुत जरूरी बात है। तो इन सभी गुणों का अनुभव करने के बाद हम एक तरह से कह सकते हैं कि दिव्यता की दहलीज पर खड़े हैं। हाँ। हमने सीख लिया है कि कैसे इस अनुभव में जाना है। हाँ। और ये भी मान लिया है कि हाँ भी कभी कभी हम इससे बाहर भी आ जाते हैं। बिल्कुल। किताब कहती है कि फिर एक दिन अचानक एकदम से एहसास होता है कि हम हमेशा के लिए अपनी दिव्यता में लौट आए हैं, जिसे हमने कभी खोया ही नहीं था। ये घर वापसी जैसी है। ये घर वापसी का विचार बहुत खूबसूरत है, अपने घर, अपने स्वरूप में लौटना। लेकिन इसके साथ ही किताब एक बड़ी बात कहती है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ये तकनीकें सिर्फ तोहफा नहीं, अब ये जिम्मेदारियां हैं। इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा भारी नहीं लगता सुनने में? भारी नहीं, बल्कि सशक्त बनाने वाला है, एम्पावरिंग है। जिम्मेदारी का मतलब है कि अब जब हमारे पास ये समझ है, ये तकनीकें हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इनका इस्तेमाल करें। फर्ज? हाँ, किताब कहती है इन्हें ऐसे इस्तेमाल करें जैसे दुनिया का भविष्य आप पर निर्भर हो। और ये मजाक नहीं, ये सच है। क्योंकि जब एक इंसान अपने असली स्वरूप में जीता है, एकीकृत अवस्था में रहता है, तो उसकी ऊर्जा, उसकी शांति, उसका प्रेम, वो पूरे माहौल को, पूरी दुनिया को असर करता है। मतलब हमारा सिर्फ होना, अपने सेंटर में टिके रहना ही दुनिया के लिए सबसे बड़ा योगदान है, कर्म करने से भी ज्यादा। हाँ, यही सबसे गहरा सत्य है। आप दुनिया में आनंद तब तक नहीं फैला सकते जब तक आप खुद आनंद में ना हों। आपका एकीकृत होना ही वो तरीका है जिससे दुनिया में स्थायी, पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। सिर्फ अपना स्व बनकर ही हम दुनिया को दुख और पीड़ा से बचाने में मदद कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ये सब होते हुए भी हम इन्हें नजरअंदाज करें तो किताब ने एक बड़ी तीखी तुलना की है। हाँ, वो कहती है कि ऐसा है जैसे कोई मीठे पानी की झील के किनारे डेरा डाले बैठा हो और प्यास से मर रहा हो। बाप रे! मतलब स्रोत हमारे अंदर ही हैं, समाधान हमारे पास ही हैं। लेकिन अगर हम अपनी पुरानी शिकायतों, डर, आलोचनाओं, इन्हीं में उलझे रहें तो हम उस स्रोत का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। और शत्रु में भी ये बात बार बार उठी थी, है ना? हाँ बिल्कुल, कि जानते हुए भी हम कभी-कभी उन पुराने पैटर्न में फंस जाते हैं। बिल्कुल। ये याद दिलाता है कि अलर्ट रहना, जागरूक रहना और अभ्यास करते रहना कितना जरूरी है। तो इन सारी बातों का निचोड़ निकालते हुए किताब हमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कौन से मुख्य कदम या उपकरण याद रखने को कहती है, एकदम सिंपल तरीके से? हाँ, किताब आखिर में 3 मुख्य अभ्यासों पर जोर देती है, जो अब हमारा रोज का एकीकृत होने का कार्यक्रम बन जाना चाहिए। अच्छा, 3 मुख्य अभ्यास। पहला, दैनिक शांत अवधि। रोज कुछ समय निकालना, शांति से बैठना, अपने उच्च स्व से जुड़ने के लिए, उससे गाइडेंस मांगना, सही सवाल पूछना, और जो हम जीवन में चाहते हैं, सेहत, शांति, प्रेम, उसके लिए सृजन के सूत्र कहना, तब तक जब तक वो इच्छा हकीकत ना बन जाए। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, आभा प्रबंधन और प्रेम। आभा यानी हमारा एनर्जी फील्ड। जब हम भीड़ में हों या किसी नेगेटिव माहौल में हों, तो अपनी आभा को बंद करना सीखना, मतलब बाहरी नेगेटिविटी से खुद को बचाना। नियमित रूप से अपनी आभा को साफ करना। और सबसे जरूरी, दूसरों को, खासकर उन्हें जो मुश्किल में है, लगातार प्रेम के विचार भेजना। प्रेम भेजना, ठीक है। और तीसरा, सोने से पहले की तकनीकें। रात को सोने से ठीक पहले कुछ आसान सी प्रैक्टिस करना, जैसे दिन भर में जितने भी लोगों से मिले उन्हें मन ही मन प्रेम भेजना, या फिर ईश्वर के किसी गुण जैसे शांति या प्रेम के साथ एक होने का ध्यान करना। अच्छा, ये हमें दिन भर के तनाव से मुक्त करता है और अगले दिन के लिए हमें फिर से चार्ज करता है, तैयार करता है। तो बस यही 3 मुख्य बातें हैं जिन्हें अपनी आदत बनाना है रोज। सुनने में तो मुश्किल नहीं लग रहा। सिद्धांत में आसान लगता है, पर रोजमर्रा की भागदौड़ में इसे याद रखना और करना, वही असली अभ्यास है। और किताब का अंत होता है 2 शब्दों से, वेलकम होम। वेलकम होम। अपने सच्चे घर यानी तुम्हारे अपने स्वरूप में स्वागत है। पूरी यात्रा का मकसद यही था, अपने आप से जुड़ जाना। वाह, यहां तक तो किताब की बात हुई, लेकिन जो सत्र हुए उनमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। वो आखिरी सत्र तो जैसे एक उत्सव था। हाँ बिल्कुल। लोगों ने इतने दिल से अपने अनुभव बांटे, आभार जताया। किसी ने बताया कि कैसे उनकी छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन बदल गए। किसी ने कहा कि अब उन्हें हर चीज में वो डिवाइन टच नजर आने लगा है। हाँ, वो अनुभव साझा करना बहुत जरूरी था। उससे ये समझ आया कि ये पूरी यात्रा सिर्फ जानकारी लेना नहीं थी, बल्कि एक गहरी हीलिंग प्रोसेस थी। पुराने घाव भरे, पुरानी आदतें छूटी, तब जाकर दिल की वो धड़कन, वो एकीकृत अवस्था महसूस होनी शुरू हुई। सही बात है। किसी ने कहा था ना कि खीरा काटते हुए भी वर्तमान में रहने का बोध हुआ। ये छोटी सी बात दिखाती है कि कैसे ये अभ्यास जीवन के हर पल में उतर सकता है। और वो टोपी न पहनाने वाला सिद्धांत भी किसी ने शेयर किया था। मतलब दूसरों पर अपनी उम्मीदें या जजमेंट न थोपना, या किसी ने अपनी साक्षी भाव को समझने की लंबी यात्रा का जिक्र किया था। ये सब अनुभव दिखाते हैं कि बदलाव आया है, जिम्मेदारी का एहसास जागा है, और सबसे बड़ी बात, आगे भी अभ्यास जारी रखने का इरादा पक्का है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि किताब के शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहे, वो जिए जा रहे हैं।
तो इस सारी बातचीत का सार यही निकलता है कि ये अंत नहीं है, बल्कि एक ज्यादा जागरूक, ज्यादा जिम्मेदार यात्रा की शुरुआत है। एकदम सही। और रास्ता भी सीधा है, रोजमर्रा की जिंदगी में उन 3 मुख्य उपकरणों का अभ्यास करते रहना है। और हमेशा ये याद रखना है कि हमारा सबसे बड़ा योगदान इस दुनिया के लिए सिर्फ इतना है कि हम अपने सच्चे स्वरूप में जिएं, एकीकृत होकर रहें। हमारा होना ही सबसे शक्तिशाली कर्म है। इसे किसी बाहरी पूजा पाठ या धर्म का रूप देने की जरूरत नहीं है। सारा काम अपने अंदर ही करना है। बहुत खूबसूरत। जाते जाते क्या कोई ऐसा सवाल या विचार है जो हमारे सुनने वालों को आप सोचने के लिए छोड़ना चाहेंगे? कोई फूड फॉर थॉट? हाँ, एक विचार है। हमने बात की कि स्वयं में स्थित होने का अनुभव ये बहुत पर्सनल है, व्यक्तिगत है। हाँ। लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, यूनिवर्सल है। हाँ। सोचने वाली बात यह है कि इस नितांत व्यक्तिगत अनुभव और इस सार्वभौमिक प्रभाव के बीच का पुल क्या है? हाँ। वो कौन सी कड़ी है जो हमारे अंदर के बदलाव को बाहर की दुनिया तक पहुंचाती है? इस पर विचार कीजिएगा। वाह, बहुत गहरा सवाल है। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं में आपका स्वागत है। अगली बार तक एकीकृत रहे। नमस्कार। नमस्कार।